लेकिन सदन के अंदर कभी भी गरीबों के लिए खड़ा होकर के अगर आवाज़ उठाया हो तो आप बता दीजिए, एक भी बार आवाज़ नहीं उठाया। तो इस तरह से राजनीतिक लोग, ये लोग राजनीति में कलंक हैं। राजनीति के नाम पे, राजनीति समाज को बेहतर करने के लिए किया जाता है ना, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये लोग राजनीति के लिए कलंक है, काला धब्बा है। और जो भी मौसम में, चुनावी मौसम में, भाई सदल प्रसाद भी जो इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है, ये भी विधायक रहा है, मंत्री रहा है और कभी गरीबों के घर नहीं गया। इसके बारे में यही माना जाता है कि ये बड़े आदमी, मतलब रुपए पैसे वालों के दरवाजे पे जाके बैठता है और गरीबों के पास कभी गया नहीं। एक भी गरीब, दलित, पिछड़ा, कमजोरों को उठाने का इसका कोई इतिहास नहीं है। और ये चुनाव में ही आता, अभी चुनाव खत्म होगा, 2 दिन के बाद आप फोन मिलाइएगा भाई साहब, वो गायब हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कहाँ रहता है। और फिर वो आएगा जब चुनाव 2 महीना रह जाएगा, फिर वो चुनाव में आएगा और वो जैसे गोपाला मेढक बरसात में होते हैं, बड़ा वाला मेघक, उस टाइप का आदमी आया, भरुपिया इतना है कि हवाई चप्पल पहन के आएगा, इस टाइप का भरुपिया, जबकि वो अरबों का मालिक है, उसके नोएडा में संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। और उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ उसके पास प्रॉपर्टी, लखीमपुर से लेके बहराइच तक तमाम फार्म हाउस है उसके पास, लेकिन वो भी ड्रामेबाज है, सिर्फ चुनाव में आता है। तो अब ये बेनकाब हो चुके लोग हैं। और बसपा का प्रत्याशी तो फर्जी कमिश्नर है, वो कमिश्नर भी नहीं रहा है, वो फर्जी प्रमोशन करके नौकरी पाया था, वो बोलता है मैं कमिश्नर, फर्जी कमिश्नर, फर्जी मंत्री। इंडिया अलायंस का जो मंत्री है, वो जो प्रत्याशी सदन, फर्जी मंत्री, मतलब जनी से कोई मतलब नहीं, फर्जी मंत्री कहा जाएगा ना, जो जनता के बीच में कभी रहा नहीं, कोई काम नहीं किया। और ये फर्जी कमिश्नर। और कमलेश पासवान तो जमीन पर कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी डीलर है, जो जनता उसको रोज गाली देके भगा देती है। फिर मैंने समय बगल की विधानसभा चिल्लू पार में भी पूरा समय दिया है, और रुद्रपुर विधानसभा हो वहाँ भी मैंने पूरा समय दिया, और बरहज जो विधानसभा है उस विधानसभा को भी मैंने पूरा समय दिया है। अमूमन जो भी आज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, ये जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो सपा कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी हो या बसपा का प्रत्याशी हो या भाजपा का प्रत्याशी हो, ये सारे लोग मौसमी मेढक हैं, चुनावी बरसाती मेढक हैं, जो सिर्फ चुनाव में, जैसे इनका 4 साल 9 महीना, यूं कहे कि 4 साल 10 महीना इनका पता नहीं रहता है, ये आखिरी 2 महीने में बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं और आते हैं जनता के बीच में। इसका ये नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि जो भाजपा का सांसद है कमलेश पासवान, जैसे किसी गांव में जा रहे हैं, लोग गालियां देकर के उनको भगा रहे हैं, लोग माइक छीन ले रहे हैं, लोग उनकी गाड़ियां घेर ले रहे हैं। भाजपा का सांसद पुलिस प्रोटेक्शन में जनता के बीच में जा रहा है, वो स्वतंत्र होकर नहीं जा सकता। लेकिन वहीं श्रवण कुमार निराला अगर किसी गांव में जाते हैं तो लोग, गांव के लोग इंतजार करते हैं कि निराला जी आएंगे, और गांव के बाहर लोग खड़ा होकर के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और कहते हैं कि पहली बार मुझे ऐसा नेता मिला हमें जो हमारी बात करता है, गरीबों की बात करता है और लड़ता है। ये जो कार्यालय है ये पूरा 5 साल चलता है, गरीब, दीन, दुखिया, पीड़ित लोगों की हम समस्याओं का समाधान लगातार करते हैं। पिछला मेरा संघर्ष भी आप सब लोगों के सामने है। जो कांग्रेस और सपा का जो अलायंस का जो प्रत्याशी है, वो तो एक महाबरसाती मेढक है, वो एक चुनावी प्रोफेशनल है। वो सदल प्रसाद को लोग ये नहीं जानते कि वो आदमी रहता कहाँ है, वो घर कहाँ है उसका, वो मंत्री रहा, विधायक रहा, एक उसका कार्यालय नहीं कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जनता से भागता है, सीजन में आता है, सोचता है कि चुनाव के पहले अगर हम रहेंगे तो लोग आएंगे, तो लोगों की समस्या सुननी पड़ेगी, उनके लिए चलना पड़ेगा, उनके दुख दर्द में शामिल, तो किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होता है, सिर्फ चुनाव में आता है। इसलिए वो किसी भी गाँव में वो स्वतंत्र रूप से जा, चौराहे बस है और कहीं नहीं है। और समाजवादी पार्टी का वोट कितना आपको मालूम है, कांग्रेस का कुछ आधार नहीं है। वो सदल प्रसाद जो आज गठबंधन का प्रत्याशी है, आपको याद होगा कि पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था, दोनों पार्टियों का वोट आधार बड़ा माना जाता है, और उसमें कांग्रेस का पर्चा यहाँ पे खारिज हो गया था। मतलब उस आदमी को 3 पार्टियों का टिकट मिला था और बुरी तरह से चुनाव हार गया सदल प्रसाद। जब 3 पार्टियों का, मतलब सपा, बसपा और कांग्रेस का भी समर्थन था उसको, तो 3 पार्टियों का उसको टिकट मिला और तब चुनाव बुरी तरीके से हार गया। तो आज तो वो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। बीजेपी का जो प्रत्याशी गांव-गांव में लोग उसको दौड़ा रहे हैं, और बसपा में जो प्रत्याशी, आज बसपा का जो प्रत्याशी है, मुझे बहुत आश्चर्य भी और दुख भी है कि वो बसपा का जो प्रत्याशी है, अभी वो चुनाव के जस्ट पहले वो भाजपा में था और लगातार कई सालों से भाजपा का वो कार्यकर्ता है। वो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख के जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांट रहा था, उधर नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ सबका विकास मिला करके वो नारा लगा करके अपना बैनर पोस्टर लगाया हुआ था। तो बसपा में जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो भाजपा के द्वारा भेजा गया आदमी है, वो भाजपा का भेजा गया आदमी है। तो भाजपा और बसपा का क्या टाइप आप समझ सकते हैं कि जो एक रात का भी बसपा का कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा से आया, वह जो बसपा का प्रत्याशी है, तो वो तो एक तरह से मिलीजुली कुश्ती है उनका। भाजपा ने अपने आदमी को बसपा में भेज दिया है, जो भी कल तक भाजपा में था, आज बसपा का टिकट ले गया। लेकिन श्रवण कुमार निराला अकेला ऐसा आदमी है जो अपने संघर्षों को गिना सकता है।
जो बांसगांव की जनता ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मैंने संघर्ष किया है। पिछले दिनों अभी जमीन के सवाल पर जो हमने आंदोलन खड़ा किया, गरीबों भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन देने का जो आंदोलन, तो वो आंदोलन मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा था, वो तो मैं गरीब जनता, वंचित जनता के लिए मैं लड़ रहा था ना। तो वंचित जनता की आवाज, उसका हक दिलाने के लिए मैं लड़ा और मैं जेल गया। लोग कह रहे हैं आप जो है जनता को बरगला रहे हैं। एक अकेला जो है श्रवण निराला 1-1 एकड़ जमीन जो है गरीबों को कैसे दे पाएगा? जो लोग ये बरगलाने वाली बात है। कह रहे हैं कि मैं जनता को बरगला रहा हूँ, वो नासमझ लोग हैं, वो महामूर्ख टाइप के लोग हैं जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते नहीं है। वो ये जो मैं बात जमीन की बात कर रहा हूँ, वो संविधान में लिखी हुई बात कह रहा हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वोट का सबको अधिकार दिया, वोट के मामले में सारे लोग बराबर हो गए। कभी जमाना था कि स्टेट लोग वोट डालते थे, आम जनता वोट नहीं डालती थी। गरीबों को भी वोट डालने का अधिकार, सरकार बनाने का हक किसने दिया? बाबा साहब ने। जबकि उस समय गांधी जी और तमाम उनकी कंपनी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि स्टेट ही सरकार बनाए, लेकिन बाबा साहब ने किसको हक दिया? ये आम गरीब जनता का। उस समय भी जब बाबा साहब ने ये बात कहा था तो लोगों को मजाक लगता था, एक नई बात लगती थी, लोग विरोध करते थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देके अमीर हो गरीब हो सबको बराबर कर दिया और बड़े बड़े लोगों को मजबूर कर दिया गरीबों के दरवाजे पर हाथ जोड़ने के लिए। बाबा साहब ने किया और बाबा साहब ने वही व्यवस्था संविधान में लिखा कि जमीन में भी सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर वोट के मामले में हम बराबर हो गए तो जमीन के मामले में देश की जनता क्यों बराबर नहीं? किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं। ये गैर बराबरी जो है, ये भारतीय संविधान इसको स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान बराबरी का दर्जा सबको देता है। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये मैं खुद अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की लिखी हुई बात। और अभी बगल के राज्य तेलंगाना, वहां की सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन गरीबों को खरीद कर दिया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है डिसीजन था, श्रवण निराला सांसद हो जाते हैं बांसगांव से, तो गरीबों को जो है जमीन कैसे देंगे? अकेला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेला थे जो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए। हमें पानी पीने का हक नहीं था, हमें रास्ते में चलने का हक नहीं था, सार्वजनिक रूप से हमें पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं था। अकेला वो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की सरकार से लड़ करके ये सारा अधिकार हमें दिलाया। कभी अपनी सरकार नहीं बनाया, उनकी सरकार नहीं बनी। 100 भेड़ियों से बेहतर एक श्रवण कुमार निराला जैसा शेर अगर सदन के अंदर जाएगा, सरकार चाहे जिसकी होगी, हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि उनको जमीन देना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जो लोग जमीनों पर काबिज हैं वो गैर कानूनी लोग हैं। जब भारत में ये सीलिंग एक्ट लागू है, 12.5 एकड़ से ज़्यादा कोई ज़मीन रख नहीं सकता, तो 2000 एकड़ ज़मीन किसी के पास कैसे है? और जिसके पास 2000 एकड़ ज़मीन है वो तो भ्रष्टाचार कर रहा है ना। सरकार अगर चाह ले, कानून अगर चाह ले, तो वो 2 मिनट में वो ज़मीनें खाली हो जाएंगी और गरीबों को ज़मीन मिल जाएगा। लेकिन देश के अंदर जमीन के सवाल पर आज तक कोई नेता लड़ा ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़ दे, मानवर कांसीराम साहब को छोड़ दे। मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी का मतलब जो सीलिंग एक्ट के बाहर की जो जमीनें, जो सीलिंग एक्ट में जमीनें आ रही हैं, वो सारी जमीनें सरकारी ही तो हैं। तो सरकार के पास ये सारी जमीनें हैं। सरकार चाहे तो ये 1 घंटे का काम है। और श्रवण कुमार निराला सदन में जाएंगे तो सरकार किसी की भी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर मैं मजबूर कर दूंगा गरीबों का हक देने के लिए। है जो सरकारें कहती हैं कि 2000 रुपया महीना, मेरा ये मानना है और मेरा ये ऐलान है, अम्बेडकर जन मोर्चा का घोषणा एजेंडा में भी है ये, कि अगर हम MP बनते हैं तब हम जितने बेरोजगार नौजवान हैं, या तो सरकार ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने के अंदर, हर जाति बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, हर समाज के नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ, या तो सरकार 6 महीने के अंदर सरकारी और पक्की नौकरी दे, या अगर नहीं दे रही है तो हर बेरोजगार नौजवान को कम से कम 30,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप बड़े सपने से, बड़ी कुर्बानी देकर के, बड़े त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी पाएगा, और नौकरी पाएगा तो अच्छा आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की होगी, हमारा परिवार भी चल पाएगा। 2000 दे करके सरकारें जो है, जो लोग ऐलान करते हैं, हमारे नौजवानों को न घर का छोड़ते हैं न घाट का छोड़ते हैं। इसलिए अगर बेरोजगारी भत्ता उनको मिले तो सम्मानजनक मिले, ताकि अपने माँ बाप के की दवा दर्पण इसकी व्यवस्था भी हमारा बेरोजगार नौजवान कर सके। मनरेगा के सवाल पर भी हमारा खुला ऐलान है। जो मजदूर हैं इस देश के अंदर, उनका भयंकर रूप से शोषण हो रहा है। ये सरकारें इतनी बेईमान है कि सरकार आज 245 रुपया मनरेगा की मजदूरी दे रही है। गारंटी कितने दिन की देती है? कहती है 100 दिन की गारंटी। इस पर भी डंका पीटते हैं। महज 1 साल में 20 से 22 हज़ार रुपया एक मजदूर को, उसमें भी 20 से 22 हज़ार में क्या होता है? प्रधान से लेकर सेक्रेटरी से लेकर BDO से लेकर CDO से लेकर DM से लेकर मुख्यमंत्री तक पैसा खा रहा है। इसमें ये खुली किताब है, ये भ्रष्टाचार सबको मालूम है। तो ये जो सरकार है, मेरी डिमांड होगी और मैं इस पर पूरी ताकत के साथ काम करूंगा कि मनरेगा की मजदूरी एक दिन का, एक व्यक्ति का 1000 रुपया होना चाहिए, और गारंटी 100 दिन की नहीं, गारंटी 200 दिन का होना चाहिए। कम से कम एक परिवार को 2 से 2.5 लाख रुपया अगर मिलेगा तभी एक परिवार जी पाएगा। ये सरकार, आज जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं वो यही हैं कि लोगों को जीने ही नहीं दे रहे हैं, मरने भी नहीं दे रहे हैं और सम्मान से जीने नहीं दे रहे। लोग कराह करके जी रहे हैं।
तो इस जीवन से मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। वो बेसिक मुद्दे हैं। और जहाँ तक बांसगांव लोकसभा की बात है तो 15 साल से लगातार यहाँ पे भाजपा का सांसद है। एक भी आप देखेंगे कि कोई राजकीय बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। इस पूरे लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। इस लोकसभा के अंदर कोई उद्योग नहीं लगा, कोई कारखाना नहीं लगा जो बेरोजगारी का एक समाधान होता है और क्षेत्र की प्रगति का एक आधार होता है। और सड़कों का बुरा हाल है, विकास का बुरा हाल है। ये सब लोग सिर्फ इनका ये मानना है कि हम जनता तो पार्टियों की गुलाम है। जैसे जो सांसद वर्तमान है उसको लगता है कि जनता भाजपा की गुलाम है और भाजपा के नाम पे, बीजेपी के नाम पे। लेकिन इस बार वो भ्रम भी टूटेगा क्योंकि बीजेपी के नाम पे अब ये भाजपा के नेता गांव में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। जैसे भाजपा के लोग गांव में जा रहे हैं तो गांव वाले अब इनको एकदम तैयार खड़े हैं और इनको एकदम बाहर, गांव के बाहर रोक के कर रहे हैं, भैया मोदी जी कहले ना 15 लाख रुपया देवे के कहाँ बात और 15 लाख रुपया ले आवा ना यहीं बैठावल जाई। अब गाँव के लोग अब ये बात 15 लाख रुपया खोज रहे हैं। अब कह रहे कहले रहना 2 करोड़ नौजवानन के रोजगार दे भरसलिया में, तो जो नौकरिया रहा वो छीन लेना, वो कहाँ गए, तो लोग गाँव में बैठा ले रहे हैं। तो अब इनका जो भ्रम है कि पार्टी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, अब तो मोदी जी सीधे अगर आ जाए वोट मांगने तो गाँव की जनता मुझे मालूम है कि उनको बंधक बना लेगी, वो जा नहीं पाएंगे। और इसलिए भाजपा के जितने नेता हैं गाँव में जा रहे हैं। अभी संत कबीरनगर में क्या हुआ, एक कैबिनेट मंत्री को गांव के लोग दौड़ा के मार रहे हैं और वो धरना पे बैठ रहा है। तो ये जन आक्रोश है। यही जो कमलेश पासवान है, कई गांव में गए अभी और लोग गांव में दौड़ा लिए, गाली देने लगे, मारने के लिए। वैसे भी इसका जनहित से कोई मतलब नहीं है। ये तो सांसद इसलिए बनता है कि अपना जमीन का कारोबार, मकानों पे कब्जा करना और धंधा करना, तमाम कॉम्प्लेक्सों पे कब्जा करना, हॉस्पिटलों पे कब्जा। अभी गोरखपुर में पैनेसिया हॉस्पिटल पे कब्जा करने गए थे ना कमलेश पासवान, लोग गाली दे रहे थे, मारने के लिए दौड़ाए, भागे भागे। अगले दिन अखबार में बयान दे रहे हैं कि अरे मैं दलित हूँ तो मेरा FIR नहीं दर्ज हुआ। यही ना बोल रहे थे। आप सोचिए कि वो अपने आप को जब फंस जा रहा है, जब जनता दौड़ाए कह रहा दलित, लेकिन सदन के अंदर कभी भी गरीबों के लिए खड़ा होकर के अगर आवाज़ उठाया हो तो आप बता दीजिए, एक भी बार आवाज़ नहीं उठाया। तो इस तरह से राजनीतिक लोग, ये लोग राजनीति में कलंक हैं। राजनीति के नाम पे, राजनीति समाज को बेहतर करने के लिए किया जाता है ना, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये लोग राजनीति के लिए कलंक है, काला धब्बा है। और जो भी मौसम में, चुनावी मौसम में, भाई सदल प्रसाद भी जो इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है, ये भी विधायक रहा है, मंत्री रहा है और कभी गरीबों के घर नहीं गया। इसके बारे में यही माना जाता है कि ये बड़े आदमी, मतलब रुपए पैसे वालों के दरवाजे पर जाके बैठता है और गरीबों के पास कभी गया नहीं। एक भी गरीब, दलित, पिछड़ा, कमजोरों को उठाने का इसका कोई इतिहास नहीं है। और ये चुनाव में ही आता। अभी चुनाव खत्म होगा, 2 दिन के बाद आप फोन मिलाइएगा भाई साहब, वो गायब हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कहाँ रहता है। और फिर वो आएगा जब चुनाव 2 महीना रह जाएगा, फिर वो चुनाव में आएगा। और वो जैसे गोपाला मेढक बरसात में होते हैं, बड़ा वाला मेघर, उस टाइप का आदमी है। भैरुपिया इतना है कि हवाई चप्पल पहन के आएगा, इस टाइप का भैरुपिया, जबकि वो अरबों का मालिक है। उसके नोएडा में संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। और उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ उसके पास प्रॉपर्टी, लखीमपुर से लेके बहराइच तक तमाम फार्म हाउस है उसके पास। लेकिन वो भी ड्रामेबाज है, सिर्फ चुनाव में आता है। तो अब ये बेनकाब हो चुके लोग हैं। और बसपा का प्रत्याशी तो फर्जी कमिश्नर है, वो कमिश्नर भी नहीं रहा है, वो फर्जी प्रमोशन करके नौकरी पाया था। वो बोलता है मैं कमिश्नर, फर्जी कमिश्नर, फर्जी मंत्री। इंडिया अलायंस का जो मंत्री है, वो जो प्रत्याशी सदन, फर्जी मंत्री, मतलब जनहित से कोई मतलब नहीं, फर्जी मंत्री कहा जाएगा ना, जो जनता के बीच में कभी रहा नहीं, कोई काम नहीं किया। और ये फर्जी कमिश्नर। और कमलेश पासवान तो जमीन पर कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी डीलर है, जो जनता उसको रोज गाली देके भगा देती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये श्रवण निराला है, सबकी कुंडली खोल दिए, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे हैं। बाकी अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगले खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।